ये देखते खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं चीन की ही खबर से, क्योंकि चीन का शहर चिंगदाओ, जहां आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के आतंकवाद पर बदली हुई नीति को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने आतंकवाद के दोषियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया। भारत ने दुनिया को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद का हर कृत्य आपराधिक और अनुचित। आतंकवाद के केंद्रों को निशाना बनाने में संकोच नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को चीन में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, जहां आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की अपील करते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख पर जोर दिया। India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. विदेश मंत्रालय ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को साझा बयान में शामिल करने पर एक देश ने आपत्ति जताई, जिस वजह से साझा बयान जारी नहीं हो सका। कुछ जो सदस्य लोग हैं एससीओ के, वो इस बात पर उनकी सहमति नहीं बनी कुछ मुद्दों पर, और इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया नहीं गया। हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिसके कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है। भारत ने सम्मेलन में आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों का उदाहरण देते हुए उसकी सभी तरह की गतिविधियों, सीमा पार आतंकवाद, फंडिंग, साजिशकर्ताओं और प्रायोजकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ सभी 11 सदस्य देशों को एकजुट होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एससीओ के मंच से क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, आइए आपके सामने रखते हैं। वो बड़ी भी आते हैं क्योंकि आतंकवाद पर भारत की खरी खरी इस मंच से विश्व ने सुनी है, जहां रक्षा मंत्री ने ये बोला कि आतंकवाद पर इनके दोषी, इनके आयोजक, इनके वित्त पोषक और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये वक्त की आवश्यकता है कि उनको न्याय के कटघरे में भी लाया जाए। लेकिन साथ ही रक्षा मंत्री ने इस बात को भी सामने रखा था कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। तो जवाबदेही भी तय हो, उन्हें न्याय के कटघरे में भी लाया जाए, लेकिन जो इसको यानी आतंकवादियों को अपनी नीति के तहत हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी आलोचना करते हुए एससीओ के देशों को संकोच नहीं करना चाहिए, खुलकर उनकी आलोचना करनी चाहिए। सीमा पार से आतंकवादी हमले रोकने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो एससीओ के मंच से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी रक्षा मंत्री ने सबको बताया कि कैसे आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है, यानी हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन सहित आतंकवादी जो भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, अब उसका भी मुकाबला करने की आवश्यकता हमें है।
यानी एससीओ के सदस्य देशों को इस बिंदु पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने सामने रखा कि आतंकवादी अपनी तकनीक बदल रहे हैं, तो उसी के साथ साथ उसका समाधान भी हमें तलाशना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि दुनिया के समक्ष अगर हम आज के दौर की चुनौतियों की बात करते हैं तो उन चुनौतियों में अगर हम देखें तो हम पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ साइबर हमले और हाइब्रिड युद्ध, जिसे हम मौजूदा संघर्षों के दौरान भी लगातार देखते आ रहे हैं, जिसका हल यही है कि हम पारदर्शिता रखें सामने, आपसी विश्वास और सहयोग आधारित एक एकीकृत प्रतिक्रिया को सामने रखें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आतंकवाद के सभी रूप और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने की बात की है, आतंकवाद फैलाने वाली शक्तियों को समाप्त करने के लिए सबको सक्रिय होना है, ये भी उन्होंने बात की। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, दरअसल आपको बता दें कि ये 3 वो बुराइयां हैं जिन्हें बुराइयां के तौर पर एससीओ ने परिभाषित किया हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो की वो बात की कि 2025 से 27 के लिए यहां पर आपको बता रहे हैं वो तमाम बिंदु जिनके तहत जो अलग अलग स्तर पर जब जब घोषणा आए हैं सामने, तब आतंकवाद को उनमें जोड़ा गया है। इसके तहत हमने अस्ताना की घोषणा की बात करें, बिश्केक घोषणा की बात करें, ये तमाम वो घोषणाएं हैं जहां आतंकवाद को मुखरता से सामने रखा गया और सभी देशों ने सहमति भी उन पर जताई, जिसके बाद तमाम घोषणा पत्र सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र भी एक बड़ी उस वक्त एक बड़ा बिंदु लेकर सामने आया कि आतंकवाद फैलाने वाली स्थितियों को, जो भी स्थितियां हैं उनको भी हमें दूर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो अस्ताना घोषणा 2024 में आई, जिसमें 2025 से 27 के बीच में एक दरअसल सहयोग का कार्यक्रम था जिस पर सहमति बनी। रैट जो क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी तंत्र है, जो एससीओ के तहत काम करता है, उसको लेकर भी वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इसको रक्षा मंत्री ने भी कहा। लेकिन इसके तहत भी संयुक्त अभ्यास हो, रासायनिक जैविक आतंकवाद से निपटा जाए, ये तमाम बातें हैं जो उस वर्ष में भी सामने आई। तो हमने देखा किस तरीके से अलग अलग घोषणा पत्रों में आतंकवाद को लेकर एससीओ के मंच पर ही मुखरता से बात को सामने रखा जाता रहा है। लेकिन यहां पर यह जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंकवाद पर जो दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, ये दोहरे रवैये को लेकर ही यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति होती है, जिसमें आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाया जाता है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिस पर वीटो करता है जो देश, वहीं एससीओ का भी आयोजन हो रहा है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं दोहरा रवैया। प्रस्ताव पर दरअसल 15 सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी होते हैं, उन सबकी सहमति बहुत आवश्यक होती है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर बार बार बाधित किया जाता है, इस प्रस्ताव को वीटो किया जाता है। पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं, उन्हीं की यहां बात हो रही है। 1999 में जब ये 1267 समिति स्थापित की गई थी, उसके बाद से अगर हम देखते हैं 1999 से लेकर अब तक बहुत बार यही एक रवैया सामने आया है कि जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी होते हैं, उनको लेकर बार बार एक देश है जो वीटो करता है। 1267 प्रतिबंध समिति ने इसके तहत ही 12 बार चीन का वीटो रहा है। यह बात हो रही है उन्हीं आतंकवादियों को जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हैं। पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों के लिए कई बार ऐसे, यानी 12 बार तो चीन की ओर से वीटो किया गया है, यह आंकड़ा बढ़ भी गया है। इसको रोके जाने के, यानी प्रस्ताव रोके जाते हैं, वो भी चीन के द्वारा, जबकि भारत की ओर से, और भारत और अमेरिका ने ही बहुत बार संयुक्त प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। कुछ उदाहरण, मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख, 4 बार इनको जब वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, 4 बार उसे बाधित किया गया। 2009, 10, 16, 17, 2019 में भी बाधित किया गया, जिसके बाद चर्चाओं के बाद फिर यह प्रस्ताव पारित हुआ था। अब्दुल्ला रहमान मक्की जो कि एलईटी का उप प्रमुख है, यह भी एक बार बाधित हुआ। अब्दुल रऊफ अस्कर जेएम का कमांडर है, ये, इसको भी अगस्त 2022 में जो प्रस्ताव इसको आतंकी घोषित करने का लाया गया, उसे भी प्रस्ताव को वीटो किया गया चीन के द्वारा। साजिद मीर एलईटी का कमांडर, सितंबर 2022 में इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, चीन ने उसको वीटो कर दिया। इसी तरीके से शाहिद महमूद रहमतुल्लाह फलाए इंसानियत फाउंडेशन का उप प्रमुख है, अक्टूबर 2022 में इसके खिलाफ भी प्रस्ताव अमेरिका और भारत दोनों संयुक्त रूप से लेकर आए थे, जिसको चीन ने इसको भी वीटो कर दिया। इसके बाद एक और नाम आपके सामने आता है, तलहा सईद, जो एलईटी का कमांडर है, हाफिज सईद का बेटा। इसको भी अक्टूबर 2022 में इसके विरुद्ध भी प्रस्ताव लेकर आए गए, चीन ने उसको वीटो कर दिया। आप देख सकते हैं 2022 के अंदर ही 4 बार प्रस्ताव लेकर आए गए, चारों बार चीन ने उसको वीटो कर दिया। अब आता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, ये नाम से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि यही वो द रेजिस्टेंस फ्रंट ही वो गुट है जो दरअसल
एलईटी की ही एक शाखा है और इसको भी 4 बार वीटो किया गया। दिसंबर 2023, मई 2024, दिसंबर 2024 और फिर फरवरी 2025। ध्यान दीजिए कि इतनी बार भारत इस आतंकी गुट को भी आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आता रहा, लेकिन 4 बार चीन की ओर से वीटो किया गया। फरवरी 2025 आखिरी बार, यानी इसी साल। उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके से अप्रैल के महीने में पहलगाम का हमला हुआ। जरा सोचिए कि ये जो बार बार इनको बाधित किया जाता है प्रस्तावों को, इनकी वजह से ये एक सोच मुखरता से सामने आती है कि आतंकवाद और आतंकवादियों पर लगाम कसने को लेकर कितने गंभीर है ये देश। यही है एक बड़ा सवाल। और इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है एससीओ में आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख। तो शंघाई सहयोग संगठन एक वो मंच है जिस मंच पर जब आतंकवाद को लेकर रक्षा मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई तो उस पर जो बातें निकलकर सामने आई उसी पर हम करेंगे आज चर्चा की एससीओ में आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, क्योंकि भारत ने कुछ कड़ी बातें सामने रखी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े अशोक सज्जनहार जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी है जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सज्जनहार जी, अमूमन ये भारत ने आज जब ये बातें सामने रखी, कुछ कटु सत्य दुनिया के सामने एक बार पुनः भारत ने रखे, लेकिन जब भारत ये कहता है कि आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए, जब वो नहीं हुआ, एक देश जिसने प्रस्ताव को बाधित कर दिया, जिसने सहमति नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आउटकम डॉक्यूमेंट ही नहीं आ सका। कह सकते हैं कि इस मंच से भारत ने एक स्पष्ट संदेश तो दे ही दिया है कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद ममता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है पूरी दुनिया के समक्ष। जो हमारे लिए आतंकवाद का हम जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म का हम जीरो टॉलरेंस करते हैं और जहां भी आतंकवाद होगा उसका हम सामना करेंगे और पूरे विश्व को साथ मिलकर आना चाहिए, भारत के साथ मिलकर आना चाहिए। और ये बहुत बारी ऐसा हम देख रहे हैं पिछले कितने सालों से, दशकों से हम देख रहे हैं। जो सभी ये बड़े बड़े देश हैं वो कहते हैं गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, जो मेरे विरुद्ध काम करता है वो तो बैड टेररिस्ट है, परंतु जो औरों के विरुद्ध करता है वो ठीक है। अब चीन भी है ऐसे। देखिए, वो कहता है जो जब ये उइगुर मुस्लिम्स हैं या ईटीए है जो ईस्टर्न तुर्किस्तान एसोसिएशन है, वो तो हमारे विरुद्ध काम करते हैं तो खराब हैं, परंतु जो भारत के विरुद्ध हैं, लश्कर है, जैश है, जैसे अपने बड़े अच्छे इनके उदाहरण दिए। और मैं आपको हार्दिक इसका अभिनंदन करना चाहता हूं। जो आपका इंट्रोडक्टरी कमेंट्स थे ममता जी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया जो कैसे विश्व में ये इसको कैसे देखा जा रहा है, हिपोक्रेसी के हिसाब से देखा जा रहा है, दोहरे मापदंड से देखा जा रहा है। और सभी ये समझते हैं जो अगर हमारे विरुद्ध ये वाले जो आतंकी हैं उनका तो हमको सामना करना पड़ेगा, परंतु अब चीन की देखिए इस समय, क्योंकि शिंगडाओ में वहां पर ये मुलाकात हो रही है रक्षा मंत्रियों की, वहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस साल की मेजबानी चीन की है। तो चीन का ये दायित्व बनता है जो किसी तरीके से करके इसमें कंसेंसस लेकर आए, परंतु उसने ये करने के बजाय उसने पाकिस्तान का साथ दिया। इसीलिए मैं ये सवाल भी समझना चाहती हूँ कि जब कहीं पे, जैसे आपने कहा, खुद ही अध्यक्ष है इस वक्त एससीओ का चीन, और वहीं पर आयोजन हुआ रक्षा मंत्रियों की बैठक का, अगर इस तरीके से आउटकम डॉक्यूमेंट किसी एक देश, क्योंकि पाकिस्तान उसका दोस्त है और चीन खुद ही अध्यक्ष है एससीओ का, किसकी विफलता मानी जानी चाहिए ये कि आउटकम डॉक्यूमेंट ही नहीं आ सका? यानी जिस मुद्दे पर 2023 में भारत में जब भारत ने एक तरीके से सब देशों को एकमत कर लिया था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो एकमत नहीं है एससीओ आतंकवाद के मसले पर। क्या स्वार्थ की राजनीति हावी होती नजर आ रही है इन वैश्विक हित के मुद्दों पर? देखिए, विफलता ये बिल्कुल चीन की है, क्योंकि ये दायित्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेयर की, जो वो सबको कैसे लेकर आ सकता है। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया साथ है, क्योंकि ये केवल एससीओ के उसमें नहीं, आप किसी भी वैश्विक मंच पर देखिए, आतंकवाद के मुद्दे पर तो पूरी दुनिया एक साथ आई हुई है। आपने 2023 का जिक्र किया ममता, जो कि भारत में ये शिखर सम्मेलन हुआ था, वर्चुअली हुआ था, पिछले साल अस्ताना में हुआ था। 2019 में आपने
उदाहरण दिया बिश्केक में, 2017 में आपने उदाहरण दिया अस्ताना का फिर से। तो देखिए हर जगह पर जो भी ये एससीओ के सम्मेलन हुए हैं, हर जगह आतंकवाद के ऊपर वहां पर सहमति हुई है, परंतु यहां पर रक्षा मंत्रियों के स्तर पर भी ये सहमति नहीं हो पाई है। तो मेरे विचार से ये विफलता यकीनन चीन की है, क्योंकि चीन को ये समझना चाहिए था जो हमको सभी देशों को साथ में। और देखिए आखिरी बात में इसमें मैं ये कहूंगा, पहलगाम को पाकिस्तान क्यों हटाना चाहता था? अगर वो ये कहता है जो हमारा तो उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, तो अगर लेना देना नहीं है तो आप क्यों इतने तत्पर हैं जो पहलगाम के, अगर किसी और ने किया है तो आपको इसकी क्या चिंता है? आप इसको पहलगाम को वहां पर आने दीजिएगा। यही बात है, अगर आपको याद होगा जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी 25 अप्रैल को, तो टीआरएफ ने, जिसका जिक्र आपने भी अभी किया, 4 बारी चीन ने उसको 1267 कमिटी के उसमें आने में रोका है। 25 तारीख को टीआरएफ को उसमें डॉक्यूमेंट में जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन थी उसमें मेंशन किया जा रहा था, परंतु चीन और पाकिस्तान दोनों देश लड़े इसके लिए जो टीआरएफ का वहां पर जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये कहता है जो टीआरएफ कश्मीर का होम ग्रोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको वहां पर मेंशन होने से क्या उसमें लेकिन भारत भी इसके इस संदर्भ में सबूत दे चुका है, विश्व के सामने भी सबूतों को रख चुका है, जिसके आधार पर ही पहलगाम हमले को लेकर विश्व के साथ, भारत के साथ विश्व के सभी देश खड़े भी नजर आए हैं। यहाँ पे मैं अंशु जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रोफेसर अंशु, एक विडंबना कह सकते हैं इसको कि एससीओ जैसा संगठन, जहां आरएटीएस जैसा एक क्षेत्रीय आतंकवाद से संबंधित संगठन भी जिसके तहत काम करता है, जहां कट्टरवाद पर लगाम कसने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, जहां आतंकवाद पर सब देश आगे आएं और बढ़कर सहयोग करें, इस बिंदु को इतने सालों से आगे बढ़ाया जाता रहा है, वहीं पर आतंकवाद के मसले पर ही घोषणा पत्र नहीं आ पाता। निश्चित तौर पर ममता जी, इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही हम कह सकते हैं कि 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद या अतिवाद से निपटना है। और अप्रैल 1996 में एससीओ बनने से पहले इसका जो एक प्राइमरी स्वरूप था वो शंघाई 5 का था, और इसमें जो सदस्य देश थे उनका मुख्य उद्देश्य ही आतंकवाद से निपटने का था, आपस में सहयोग बढ़ाने का था। 2001 में जब ये एससीओ के रूप में परिणत हुआ, सामने आया, इसके सदस्य देश आए, फिर इसमें भारत और पाकिस्तान आगे चल करके जुड़े, तो अलग अलग जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, 2023 का आप भारत की अध्यक्षता में हुआ शिखर सम्मेलन याद कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रमुखता से एक उद्देश्य के रूप में, और उस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे जॉइंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सहयोग को बढ़ा सकते हैं, इसकी बात की गई। ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस बार के शिखर सम्मेलन में होस्ट नेशन ने अपने राजनीतिक स्वार्थों को केंद्र में रखते हुए जिस प्रकार का एक जॉइंट डॉक्यूमेंट बनाया, इस तरह का टॉपिक बलूचिस्तान का जो डिस्कशन में नहीं था वो जॉइंट डिक्लेरेशन में डाला गया। इसीलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और बहुत दृढ़ता के साथ हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों को बेनकाब करते हुए कहा कि आतंकवादी संगठनों और इसके प्रायोजक देशों को एक नजर से देखना चाहिए, इसके लिए दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये फिर सांगठनिक विफलता के रूप में हम देख सकते हैं कि जो चीन या पाकिस्तान ने मिलकर के किया वो अब एससीओ की विफलता के रूप में पूरे वैश्विक मंच पर इसकी चर्चा हो रही है। जी, ऐसे में सज्जन हाजी, जब रक्षा मंत्री कई अहम बिंदुओं को सामने रखते हैं जिसमें ये कि नीति के तौर पर आतंकवादियों को हथियार के तौर पर प्रयोग करते हैं देश, ये एक बात, लेकिन वक्त के साथ जिस तरीके से तकनीक बदल रही है इन आतंकवादियों की, उसके खिलाफ भी हमें तैयार होना चाहिए। जो तमाम मैंने चुनौतियां भी गिनाई अभी वीडियो वॉल के दौरान, उस समय भी मैंने इन बातों को सामने रखा। क्या लगता है आपको कि अगर एससीओ जैसे बहुराष्ट्रीय मंच पर एक संकल्पित होकर देश नहीं खड़े रहते तो ये भी एक गलत उदाहरण विश्व के सामने जाता है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ममता जी, गलत उदाहरण है। देखिए आतंकवाद के रूप भी बदल रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री ने वहां पर कहा, जो हमारे यहाँ पर ड्रोन के द्वारा ये ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, फेक करेंसी भेजी जा रही है, वेपन्स भेजे जा रहे हैं, तो इनका भी कैसे हम सामना कर सकते हैं, ये सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। परंतु हम इसमें देखते हैं जब ऐसे देश जैसा चीन है वो अपने हित के लिए तो इसमें काम करने को तैयार है, परंतु औरों के लिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं,
क्योंकि उसका तो युद्ध केवल न केवल भारत से है, वहां पर आतंकवाद फैला रहा है, परंतु अफगानिस्तान से भी उसका युद्ध हो रहा है, उस सीमा पर भी उसका युद्ध हो रहा है, और ईरान के साथ भी उसका युद्ध। तो इसीलिए देखिए, ये जब ऐसे देश हो जाते हैं तो फिर तो हर देश को अपने लिए ही लड़ाई करनी पड़ेगी और अपने आप को आतंकवाद से बचाने के लिए। लेकिन सज्जनहार जी, जब ऐसे मंचों के ऊपर जाहिर है कि जितने और देश हैं उन सबके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे में इस मंच से जो संदेश भारत ने दिया है, क्या वो अन्य देश के साथ सहयोग इस दिशा में आगे बढ़ाने को लेकर कितना कारगर साबित हो पाता है? जी देखिए, हमारे जो द्विपक्षीय सहयोग हैं इन सभी देशों के साथ, क्योंकि ये जिसे कहा जाए आसियान का जो भी वो वहाँ के देश हैं, तो आसियान उसका पिवट है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मध्य एशिया के 4 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, वो इसका पिवट हैं। तो जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन चारों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बड़े अच्छे हैं। सहयोग इनके साथ आतंकवाद के विरुद्ध बड़ा अच्छा है। रूस के साथ हमारा इसके आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बहुत ही अच्छा है। तो हमको द्विपक्षीय सहयोग इनके साथ करना पड़ेगा। और एक ताशकंद में जिसका जिक्र आपने भी किया भाई ममता जी, वो जो है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, तो उसके साथ भी हमारा सहयोग, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ही क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर इसमें शायद ये दिक्कत आए जैसे कि आ रही है, क्योंकि कुछ देश तो आतंकवाद को, जैसे आपने कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा, जो अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी का वो इंस्ट्रूमेंट उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अपने द्विपक्षीय सहयोग इन देशों के साथ और जो क्षेत्रीय ऐसे गुट हैं उनके साथ सहयोग उनके माध्यम से हम जरूर आतंकवाद पर सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत संक्षेप में प्रोफेसर जोशी, आपसे एक कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये एससीओ है और इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर हमेशा से ही गंभीर रहा है। क्या आज आतंकवाद पर गृह मंत्री के द्वारा दिया संदेश कृत संकल्पित कर पाएगा देशों को, ताकि जो भारत के कंसर्न्स हैं वो सबके कंसर्न्स बन सके, जो वास्तव में हैं भी? निश्चित तौर पर आप यदि एससीओ को देखें तो यूरेशियन क्षेत्र का एक बहुत ही प्रमुख, महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और जैसे कि एम्बेसडर सज्जनहार ने भी कहा कि इसमें जो आप मध्य एशिया के 4 प्रमुख देशों को देखते हैं, उनके साथ भारत के बहुत अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। इसके अलावा रशिया हमारा बहुत पुराना अलाई है, उसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर ये तमाम सदस्य मिलकर न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर, मैं कहूंगी बहुपक्षीय स्तर पर, एससीओ के ही मंच पर चीन और पाकिस्तान को यह समझाने की आवश्यकता है कि आतंकवाद कैसे न सिर्फ इन तमाम देशों के लिए वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गहन चिंता और प्रायोरिटी का विषय है। तो जब इस प्रकार का कोई संदर्भ या इस प्रकार का कोई विषय आए, और यदि चीन और पाकिस्तान इस प्रकार के दावे करते हैं कि वो आतंकवादी संगठनों को या आतंकवादी हमलों को अंजाम कराने में कोई भूमिका नहीं निभाते, तो उन्हें तो खुलकर इन्हें कंडेम करना चाहिए और इस तरह के आतंकवादियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में, साइबर अटैक्स को रोकने में, हालांकि भारत ने यही बात कही है कि सामूहिक एकीकृत प्रतिक्रिया होनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए सबको। इस मंच से भी सब देशों को एकजुटता का ही आह्वान किया है भारत ने। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज़ लाइट में